तब से सोशल मीडिया पे ओवैसी को गद्दार लोग बता रहे हैं। इवन की जो बीजेपी के कई नेता हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें फिलिस्तीन जाना चाहिए। उस गैंग का काम है विवादों को बढ़ाना, चाहे वो नीतीश राणा हो, नवनीत राणा हो, नितेश राणा हो, और इस तरह का जो गैंग है कपिल मिश्रा हो। एक गैंग है पूरे देश में जिनको हम संघी गैंग कहते हैं। जय फिलिस्तीन का नारा उन्होंने लगाया और उत्तर प्रदेश के बरेली से बीजेपी सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने भी हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया, लेकिन ओवैसी साहब का ही क्यों रिकॉर्ड से हटा दिया गया? कि जय श्री राम तक तो ठीक है, लेकिन जय हिंदू राष्ट्र के जो नारे लगे ये संवैधानिक रूप से गलत थे और इस पर कार्रवाई होनी थी और इन्हीं पर चर्चा होना था। लेकिन ज्यों ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया तो वो सारे मुद्दे पीछे चले गए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिंदू राष्ट्र, क्या होगा उसमें, कैसा होगा हिंदू राष्ट्र, लाल होगा, पीला होगा, ब्लू होगा, नीला होगा, अरे कुछ तो बताएंगे आप। देश में 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान एमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का शपथ ग्रहण खासा चर्चा में रहा। इस दौरान उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। हमारे पास इसी मुद्दे से जुड़े कई सवाल हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट गुलाम सरवर साहब। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ओवैसी साहब ने जिस तरीके से भारत की संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, क्या उनको ये नारा लगाना चाहिए? कितना सही है ये? देखिए, सबसे पहले किसी भी सवाल के जवाब देने से पहले ज़रूरी ये होता है कि व्यूवर्स का जो माइंडसेट है उसको समझकर जवाब दिया जाए ताकि वीडियोस को लोग करीने से सीरियसली सुन सकें। अक्सर ये होता है कि एक दो लाइन से ही व्यूवर्स नतीजा निकालते हैं और वीडियो से हट जाते हैं। उससे गलतफहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है चैनल को लेकर और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर। जो माइंडसेट उनका बनता है वो गलत बनता है। जो कुछ सदन के अंदर हुआ शपथ ग्रहण समारोह में, सिर्फ ओवैसी साहब ने ही कंट्रोवर्सी नहीं पैदा की है। वहाँ पर कंटिन्यू कई भाजपा के सांसद भी आए जिन्होंने गैर संवैधानिक नारे लगाए हैं और मैं वहीं ला रहा हूँ घूमकर। लेकिन दुर्भाग्य से बहस उस बात पर होनी थी कि जय श्री राम तक तो ठीक है, लेकिन जय हिंदू राष्ट्र के जो नारे लगे ये संवैधानिक रूप से गलत थे और इस पर कार्रवाई होनी थी और इन्हीं पर चर्चा होना था। लेकिन ज्यों ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया तो वो सारे मुद्दे पीछे चले गए और फिर मीडिया ने और तमाम सांसदों ने भी, विपक्ष के पक्ष के दोनों, आपत्ति जताई और वो आज बहस का मौजू बना हुआ है और आप भी इसी पर बहस कर रही हैं। प्रथम दृष्टिया एकदम पहली नज़र में ये गैर ज़रूरी और बेसमय दिया गया बयान है। शपथ जब आप लेने जा रहे हैं तो शपथ का मतलब है शपथ, सिंपल सी बात है। आप शपथ लेने जा रहे हैं, कोई वहाँ पर कार्यक्रम दूसरा है नहीं, फ़लस्तीन के ऊपर कोई डिबेट नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई सेमिनार नहीं है। जय फिलिस्तीन कहना ना तो कानूनन अपराध है ना सामाजिक रूप से कोई गलत है, लेकिन वो जो जगह और जो समय है, वो जगह और समय के कारण ये बातें गलत साबित हो गई। और मुझे लगता है कि ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को बचने का अवसर दे दिया जिन पर हंगामे होने थे, जिन पर कार्रवाइयां होनी थी, जिन पर आपत्ति होनी थी। लेकिन जैसे ही जय फिलिस्तीन का नारा उन्होंने लगाया और उत्तर प्रदेश के बरेली से बीजेपी सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने भी हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया, लेकिन ओवैसी साहब का ही क्यों रिकॉर्ड से हटा दिया गया? जबकि गंगवार का ये जो शपथ ग्रहण था जिसमें वो हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहे थे वो नहीं हटाया गया, क्या कारण था? मैं सवाल कर रहा हूं ना, रिकॉर्ड से हटा देंगे वो तो संसद की रिकॉर्ड से ना आप हटाएंगे क्या? बाकी जगहों पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा, हमने तो उसे कैद कर लिया कैमरे में, हमने डाउनलोड कर लिया, तो आप किस किस के रिकॉर्ड से हटाएंगे? जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगे, ये तो भारत के तमाम लोगों ने देखा और दुनिया के दूसरे लोग भी देखते हैं संसद टीवी को, और संसद टीवी का नकल उसको जो लोग दूसरे चैनल पर दिखाते हैं, आप लोग भी दिखाते हैं, तो उसको भी दुनिया देखती है। ये तो मतलब क्रॉस बॉर्डर है ना, कोई यूट्यूब की सीमा तो है नहीं कि लोग इंडिया में ही देखेंगे बाहर नहीं जाएगा।
तो दुनिया देख रही सुन रही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से चलता है, और यहाँ संसद के अंदर उसी संविधान के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आते हैं और वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उसी तरह दुनिया ये भी देख रही है कि गैर जरूरी कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर, वो तमाम नारे भी वहाँ लगाए गए। संसद जो है वो महापंचायत है। भारत के उन तमाम मजलूमों, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित, जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, उनके मुकद्दर का फैसला, उनके भाग का फैसला करने का एक सर्वोच्च केंद्र है संसद। ये तमाम जो जीत कर आते हैं पूरे भारत के कोने कोने से, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं पर यहाँ आवाज़ उठाएंगे और उसके निराकरण और निस्तारण की प्रक्रिया सरल करेंगे, सरकार से बात करेंगे, संबंधित मंत्रालय से बात करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से विकास पर, सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, रोजी रोटी पर, पढ़ाई लिखाई पर, इस पर कोई बहस ना हो और बहस हमेशा गैर जरूरी चीजों पर हो, ये तमाम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। अब एक सफाई मैं दे दूं, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत मैंने रिस्पेक्ट करता हूं हमेशा। मैं नगर निगम के चुनाव में दिल्ली में उनकी पार्टी की हिमायत में प्रचार भी कर रहा था। मैं अभी लोकसभा चुनाव में रिसेंटली किशनगंज में मैंने वक्त दिया, उनके उम्मीदवार अख्तरुल ईमान साहब का प्रचार किया। तो मैं चाहता हूं कि ये फर्जी सेकुलरिज्म के बीच ओवैसी साहब का नेतृत्व मजबूती से रहे, ताकि जो सियासी बैलेंस बिगड़ा है, जो पॉलिटिकल डिसबैलेंस हो गया है, मुसलमान हाशिए पर आ गया, वो कम से कम ये जो कथित तौर पर अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो अवसर देने लग जाएं, दबाव में आ जाएं। लेकिन इसका ये मकसद मतलब नहीं है कि मैं अंधभक्त या ब्लाइंडली किसी का सपोर्ट करता हूं। दूध को दूध और पानी को पानी कहिए, पीतल को पीतल और सोने को सोने कहिए। अगर जय फिलिस्तीन का नारा ओवैसी साहब ना लगाए होते तो आज बहस जो है, चाहे वो गंगवार साहब हो या दूसरे जो भी, उन्होंने जो नारे लगाए, बहस उस पर होती और वो मजेदार बहस होती, वो संवैधानिक बहस होती। हालांकि जो जय फिलिस्तीन का नारा वो असंवैधानिक नहीं उन्होंने लगाया, संवैधानिक पकड़ से वो बाहर हैं, जो वो बैरिस्टर हैं, इतना तो उनके मन में है, वो खाका बना के आते हैं। अचानक तो उनके जुबान से ये बात निकली नहीं होगी, कोई प्लानिंग जरूर होगा, मन में कोई बात होगी जिसके कारण उन्होंने ये कहा। तो वो कानूनी पकड़ से तो बाहर हैं, लेकिन समाजी पकड़ से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपने गैर जरूरी बहस को जन्म दे दिया। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक चीज जो ओवैसी साहब ये डंके की चोट पर कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्या है इसके पीछे की कारण? नहीं, इसके पीछे का कारण सिर्फ ओवैसी साहब नहीं है। भारत माता पहली लफ्ज, जय तो बाद की बात। हम तो, उन्होंने जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन सब कुछ तो कह ही दिया। तो जब सब में जय लग गया तो भारत में भी जय लग सकता है, जय संविधान। लेकिन माता शब्द जो है ये आस्था का मामला है। आप मानते हैं और हम नहीं मानते हैं। तो भारत में, भारत का संविधान हमें आस्था के रूप में स्वतंत्र करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, चाहे 16 हो, 90 हो या 21 और 32 तक आप पढ़ लें। टोटल जो मौलिक अधिकारों की धाराएं हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक तकरीबन आप पढ़ेंगे, तो इसमें आस्था के मामले में हमारा संविधान हमको स्वतंत्र कर देता है। हमारा संविधान ये कहता है भारत का कि आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं, गुरुद्वारे जाएं, बौद्ध विहार जाएं, जहां जाना जाएं, आपको कोई रोक नहीं सकता और कोई जबरन आपको खींचकर ले भी नहीं जा सकता। यानी धर्म और आस्था थोपी नहीं जा सकती है और जबरन किसी से कुछ कहलवाया नहीं जा सकता। तो ये जो माता मानने का कंसेप्ट है, हम भारत को भारत मानते हैं, देश है ये हमारा, ठीक है, और वो भारत को माता मानते हैं। हम गाय को गाय मानते हैं, ये विवादित बयान मैं नहीं दे रहा हूं, वो गाय को माता मानते हैं। हम धरती को धरती, हम आकाश को आकाश, हम बादल को बादल, हम सूरज को सूरज। उसके जो वैज्ञानिक तर्क है वो, लेकिन वो सूरज की भी पूजा करते, वो स्वतंत्र है, मैं उन्हें रोक नहीं रहा हूं। वो गौ की पूजा करें, सूर्य की पूजा करें, प्रकृति की पूजा करें, पहाड़ की पूजा करें, धरती की पूजा करें। भारत का संविधान उन्हें भी स्वतंत्रता प्रदान करता है, वो अपनी आस्था पर चलें। हम पर आप यदि थोपेंगे तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम भारत माता की जय नहीं कह सकते। भारत की जय हो, भारत की जनता की जय हो, भारत के संविधान की जय हो,
ये सब चीजें चल सकती है, लेकिन भारत के साथ हम माता शब्द जो है वो नहीं जोड़ते, इसलिए ओवैसी साहब भी नहीं कहते हैं, मुसलमान लगभग जो भी पढ़ा लिखा वो नहीं कहता। कि सोशल मीडिया पे जब से ये मुद्दा तुल पकड़ा है तब से सोशल मीडिया पे ओवैसी को गद्दार लोग बता रहे हैं। इवन कि जो बीजेपी के कई नेता हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें फिलिस्तीन जाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इस पर हम क्या कहेंगे, पूरा देश कह रहा, सोशल मीडिया को पढ़िए। एक गैंग है इस देश में, और वो गैंग एक तरफ नहीं है। मेरे लोग हमेशा मेरे वीडियो पर ये कटाक्ष करते हैं, अक्सर मैं बोलता हूँ हमेशा, मुसलमान अगर आप हैं तो बहैसियत मुसलमान के सच बोलना सीखिए। सच बोलना और सच सुनना अगर ये आदत पड़ जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो एक गैंग है यहाँ, वो दोनों तरफ है, मैं कह रहा हूँ, नॉन मुस्लिमों में भी और मुस्लिमों में भी। उस गैंग का काम है विवादों को बढ़ाना, चाहे वो नीतीश राणा हो, नितेश राणा हो, नवनीत राणा हो, नितेश राणा हो, और इस तरह का जो गैंग है, कपिल मिश्रा हो। एक गैंग है पूरे देश में जिनको हम संघी गैंग कहते हैं। मुसलमानों में एक गैंग है, उनको हम सनकी गैंग कहते हैं। सनक जाते हैं, हमेशा जज्बात में आ जाना, काउंटर करना। अगर किसी ने कुछ लिख दिया है या कह दिया है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। बड़ा देश है, बड़ा परिवार जब होता है तो उसमें धैर्य रखा जाता है। बात बात पर अगर काउंटर करेंगे तो परिवार बिखरने लगेगा, कमजोर हो जाएगा। तो देश हमारा बड़ा है, दुनिया के बड़े देशों में हमारी गिनती, हम अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। तो ऐसे में अगर ये छिटपुट जो लोग हैं, खटमल मच्छर, ये चुटकी भर लोग हैं, ये मुट्ठी भर भी नहीं है, चुटकी भर लोग हैं जो देश के वातावरण को बिगाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। उन्हें तो एक मौका मात्र मिल जाना चाहिए। सो ओवैसी साहब के इस बयान से उन चिंटुओं को यह मौका मिल गया। अब वो लगातार मतलब जहां उनको मौका मिल रहा, लिखना, बोलना, ट्विटर पर लिखेंगे, एक्स पे जाएंगे, फेसबुक पे लिखेंगे, व्हाट्सएप पे फैलाएंगे गंदगी, वो करते रहेंगे। लेकिन हमें जड़ पर जाना है। मैं आज भी कहता हूं बड़े सम्मान से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे सम्मानित लीडर हैं, हम उनको वाकई लीडर मानते हैं, क्वालिटी भी उनके अंदर है। लेकिन यहां या तो कोई सोची समझी उनकी रणनीति का हिस्सा है, वो तो वो जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। लेकिन मुझे लगता है कि बेमौका बेमहल ये विवाद जन्म दिया गया। एक बात, लोग ये जो गैंग है जो बार बार कहता है उनको फिलिस्तीन चला जाना चाहिए, उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, उनको फलां जगह चला जाना चाहिए, इस गैंग से कभी पूछिए कि भाई चाहिए कितनों को मशवरा दोगे? कभी भेजवाने का कोई रास्ता भी तो बना दो। मैंने गिरिराज सिंह जी से कहा था एक बार कि भाई आप कहते हो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, मैं सऊदी जाना चाह रहा हूं, कभी मेरी इच्छा भी जान लो और भिजवा दो, मुझे जरा इंतजाम कर दो तो मैं समझूं। है ये पॉलिटिकल वर्ड है, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए बड़ी शख्सियतों को टारगेट करना, वैसे एक फेस है। अब जो मोहल्ले के और जिले के छोटे लीडर हैं ना मैम, वो लीडरान ये सोचते हैं कि अब मौका मुझे मिल गया हाईलाइट होने का, तो हाईलाइट होने के लिए ओवैसी के कांधे पर चढ़कर ये हाईलाइट होना चाहते हैं। आपने देखा होगा कपिल मिश्रा जब हाईलाइट हुए थे, पहले तो आम आदमी पार्टी में थे, तब इन्होंने प्रधानमंत्री को टारगेट किया था। याद होगा, वो वीडियो है पब्लिक डोमेन में, प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत सख्त टिप्पणी की थी, उनके कैरेक्टर के खिलाफ इन्होंने बाकायदा एक वीडियो विधानसभा में बयान दिया था। और जब आम आदमी पार्टी से निकले तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन्होंने इतना मोटा बंडल लेकर महीनों दिल्ली का भ्रमण किया था। जब कहीं दाल नहीं गली तो मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दिया। फिर ओवैसी साहब को टारगेट करो, फिर मदनी साहब को टारगेट करो, फिर शाहीन बाग को ये एक प्रचलन है हमारे यहाँ कि अगर आपको कोई नहीं पूछ रहा हो तो आप इस तरह की कंट्रोवर्सी में कूद जाओ, आपको शोहरत भी मिल जाएगी। अच्छा, कुछ गैंग है ऐसे लोगों को इकोनॉमिकल सपोर्ट भी कर देता है, नहीं करना चाहिए। नफरत फैलाने वालों को न तो आर्थिक सहयोग दीजिए, न सामाजिक सहयोग दीजिए, न राजनीतिक सहयोग दीजिए, ना सहयोग ना संरक्षण। यदि नफरत फैलाने वाला कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, अगड़ा हो, पिछड़ा, कुछ भी क्यों ना हो, यदि वो नफरत फैलाता है तो ना उसे सहयोग दिया जाए और ना संरक्षण दिया जाए। और मोहब्बत का संदेश लेकर कोई अगर आगे बढ़ता है उसको आप गले भी लगाइए, संरक्षण भी दीजिए, सहयोग भी दीजिए, ताकि मोहब्बत आम हो जाए और नफरत सिकुड़ जाए, दम तोड़ दे। ये मेरा हमेशा मानना रहा है। अगला सवाल हमारा ये है कि जैसे ही जय फिलिस्तीन का नारा पूरे सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया, इसके बाद
आर्टिकल 102D का हवाला देने लग गए कि अगर कोई भी नेता किसी दूसरे विदेश राज्य को लेकर निष्ठा दिखाता है तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो क्या लगता है आपको कि ओवैसी साहब का सदस्यता रद्द हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये इस आर्टिकल की जो डिफिनेशन है पूरा, पहले समझिए, किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या पूरी होती है। ऐसा नहीं कि अनुच्छेद के सीधे सीधे अर्थ को देख लिया एक लाइन में, और जब उसकी व्याख्या होती है उस पर डिबेट होता है। एवरी आर्टिकल जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो डिबेटेबल है। आपको पता है कि किसी भी मुकदमे को आप देखेंगे, अदालत में जाता है तो आर्गुमेंट्स लंबे लंबे होते हैं और कई बार महीनों महीनों हो जाते हैं, और तब जाकर जज साहिबान किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, जबकि वो भी फिर स्टडी करते हैं। केवल दोनों तरफ के वकीलों के आर्गुमेंट्स पे वो बस नहीं करते हैं, दोनों के सुनने के बाद वो भी स्टडी करते हैं। तो ये जिस आर्टिकल का हवाला दिया जा रहा है अयोग्य, मैं कह रहा हूं कि इसमें जय फिलिस्तीन कहने से वो अयोग्य नहीं हो रहे, जय हिंदू राष्ट्र कहने से अयोग्यता वो प्रभावी रूप से लागू हो रहा आर्टिकल, क्योंकि जय हिंदू राष्ट्र कहना भारतीय संविधान के अगेंस्ट है। राष्ट्र की बात है, मतलब हम भारत को भारत मान रहे हैं और आप भारत को हिंदू राष्ट्र मान रहे हैं। यहां सेकुलर देश है, ये डेमोक्रेसी है, यहां संविधान काम कर रहा है, संविधान प्रभावी है, उसी संविधान की शपथ आप ले रहे हैं, उसी संविधान के अनुसार आपने नामांकन किया था, चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे, सब संविधान के दायरे में किया, और जीतने के बाद कह रहे हैं कि हम संविधान नहीं मानेंगे, ये कहना हुआ। अब आप आ जाए जय फिलिस्तीन पर। जय फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन से हमदर्दी ये अलग चीज है। हमदर्दी समझिए, और फिलिस्तीन भारत का शत्रु देश नहीं है, यह भी एक समझना है। यदि कोई जय पाकिस्तान कहता तो उसको दूसरे आईने से देखा भी जा सकता था, लेकिन फिलिस्तीन भारत का मित्र राष्ट्र है, और मित्र राष्ट्र ही नहीं है, भारत उसका विश्व में तमाम सहयोगियों में से एक है। फिलिस्तीन का इतिहास जब आप उठाएंगे तो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के अगुआ यासिर अरफात भारत को अपना सब कुछ मानते थे, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद इसी दिल्ली की सड़क पर उन्होंने बयान दिया था रो रो कर कि मैंने अपना बहन खो दिया, और भारत को वो मैंने अभिभावक के रूप में देखते थे, मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। और उसके बाद निरंतर जो भी नेता आए, वो चाहे लेफ्टिस्ट रहे, राइटिस्ट रहे, फिलिस्तीन से जुड़े आंदोलनकारी जो भी रहे, उनको मॉरल सपोर्ट भारत का हमेशा रहा है, और आज भी फिलिस्तीन से हमदर्दी भारत को है, और अभी भी आर्थिक सहयोग और तमाम सहयोग भारत की ओर से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर तमाम आरोप के बावजूद भी ये जो फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है कि फिलिस्तीन हमारा मित्र देश है। ये अलग बात है कि बाद में इसराइल भी हमारे मित्रों में आ गया है, लेकिन उन दोनों की शत्रुता से हमारी मित्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बराबर मेंटेन भारत कर रखा। ये फॉरेन पॉलिसी की सफलता। तो अगर किसी मित्र देश के आम जनों से सिंपैथी या भावनात्मक जुड़ाव का प्रदर्शन करते हैं तो यह कानूनन जुर्म नहीं है, लेकिन यदि आप भारत के संविधान के खिलाफ बोलते हैं तो जुर्म है। तो ये जो जय हिंदू राष्ट्र, इसकी परिकल्पना ही भारतीय संविधान के अगेंस्ट है। संविधान में समता, समानता, बराबरी, अपने अधिकार, सारी चीजें, जबकि हिंदू राष्ट्र आते ही बात मनुस्मृति की आ जाती है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिंदू राष्ट्र, क्या होगा उसमें, कैसा होगा हिंदू राष्ट्र, लाल होगा, पीला होगा, ब्लू होगा, नीला होगा, अरे कुछ तो बताएंगे आप। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से छत्रपाल सिंह गंगवार ने हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया तो उसको भी उसकी सदस्यता जा सकती है? उन पर ही कार्रवाई होनी थी, उसको भी नहीं। इसमें वैसी है ही नहीं कार्रवाई में। कार्रवाई तो उन लोगों पर ही होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश चूंकि इन्होंने जो नारा दिया है वो बेसमय दिया। कोई सेमिनार हो फिलिस्तीन के ऊपर, भारत में होते हैं, हो चुके हैं, हम लोग खुद पार्टिसिपेट कर चुके हैं। फिलिस्तीनियों के अधिकार को लेकर, फिलिस्तीनियों के मुद्दे को लेकर अगर कोई संगोष्ठी, कोई सेमिनार, कोई सभा है तो वहां आप जय फिलिस्तीन का भी नारा दें, सब चलेगा, कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फिलिस्तीन के समर्थन में आप जितने नारे लगा सकते हैं लगा लें, मगर शपथ ग्रहण समारोह में जो अनावश्यक आपने ये बातें उठाई हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई चर्चा, कल्पना से परे,
कोई कल्पना भी नहीं कर सकता यार, शपथ में जा रहे हैं हम, वो भी प्रथम दिन आज मेरा हम है, सारे लोग शपथ लेने वाले हैं। तो जय संविधान, जय मन किसान, जय जवान, ये सारे नारे लगे हैं वहाँ जो संवैधानिक नारे हैं। जय मूल निवासी भी लोगों ने लगाए हैं, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे लगाए हैं, क्या कहते हैं काशीराम के नारे लगे हैं। हमको लगता है कि जितने महापुरुष हैं भारत के, सबके नारे जो सैद्धांतिक रूप से जो जिनसे जुड़े रहे हैं, पेरियार साहब के नारे लगे, साउथ के लोगों ने वो सारे नारे लगे, करुणानिधि साहब के नारे लगे, वो सब तो ठीक है, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह से फिलिस्तीन का कोई कनेक्शन समझ में नहीं आता है, तो ये आउट ऑफ सब्जेक्ट मामला समझ में आता है। अब क्या मंशा ओवैसी साहब की थी ये मैं नहीं कह सकता हूं, ये तो ओवैसी साहब से सीधे सीधे आपको इंटरव्यू लेना होगा कि आखिर आपके मन में चल क्या रहा था कि आपने इस तरह का नारा लगाया। और जो लोग आपराधिक शब्दों का प्रयोग किए, मैंने संवैधानिक दृष्टिकोण से, आपराधिक मतलब कोई ये नहीं, वो भी माननीय सांसद ही निर्वाचित हुए हैं, संवैधानिक दृष्टिकोण से जिन्होंने वायलेशन किया है वो बरी हो गए, उन पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, कोई डिबेट नहीं हो रहा, और ओवैसी साहब पर डिबेट हो रहा। मतलब साफ है कि ओवैसी साहब ने अप्रत्यक्ष रूप से उन मुजरिमों को बचा लिया। ये नारा नहीं लगाना चाहिए। जैसे ही जय फिलिस्तीन का नारा लगा, तमाम लोगों ने नाराजगी जाहिर की और तमाम संगठनों ने भी उनको ओवैसी साहब के खिलाफ सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के 2 एडवोकेट विनीत जिंदल और हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सोशल मीडिया पर लिखकर ओवैसी साहब की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति क्या निर्णय ले सकती है? नहीं, कोई भी निर्णय लेंगे। संवैधानिक दृष्टिकोण से महामहिम राष्ट्रपति पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और वो राष्ट्र के प्रमुख हैं, तो सारे अधिकार उनके पास हैं। लेकिन चूंकि ये वायलेशन वो नहीं है जिस तरह से दर्शाया जा रहा था, दरअसल पॉलिटिकल ड्रामा, इट इज़ पॉलिटिकल ड्रामा टोटली, ठीक है। इसको कहीं से आप लीगल नहीं कहेंगे, लीगल मामला नहीं, लीगली कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, ये टोटल पॉलिटिकल ड्रामा है। उस ड्रामे में सारे लोग अपना अपना रोल दिखा रहे हैं कि मैं इस रोल में हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, मैं महामहिम के दरवाजे पे जा रहा हूँ, मैं सदस्यता रद्द करा दूंगा, मैं ओवैसी का कत्ल कर दूंगा, जबान खींच लूंगा, मन में सारी चीज़ें आ रही हैं। इनाम वगैरह भी, लोग जिसके घर में खाने का आटा भी नहीं है वो भी कह रहा मैं 50 लाख रुपया इनाम दूंगा। ये सब ड्रामे चल रहे, टोटली पॉलिटिकल ड्रामा है। और मैं देश के लोगों से विनती करता हूं, अपील करता हूं कि देखिए, पॉलिटिकल ड्रामे से कल्याण किसी का नहीं होगा, किसी का भला नहीं होगा। हमको रियलिटी पर आना पड़ेगा, वास्तविकता पर आना पड़ेगा। वास्तविकता आज भी ये है कि इस देश की जड़ में जो समस्या, वो आज भी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, जल संकट से देश की राजधानी दिल्ली जूझ रही है। दुनिया जान रही, खबरें चल रही, विदेशी मीडिया ने खबर चलाई। ये देश की राजधानी दिल्ली, जो देश की राजधानी, भारत की राजधानी है, वहां पीने के पानी को अगर वहां का नागरिक तरस रहा है तो मुद्दा यह है, अगर बिजली का पावर कट है इस गर्मी में तो 2-2, 3-3 घंटे शहर में बिजली कट है, तो मुद्दा यह है। स्कूल में अगर टीचर योग्य नहीं है तो मुद्दा यह है, पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम सही नहीं हो रहा तो मुद्दा यह है, बेरोजगारी के वजह क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगारी के कारण अपराध बढ़ रहा है तो मुद्दा यह है, भूख से अगर कोई मर रहा है तो मुद्दा यह है। तो इन तमाम मुद्दों पर जो आम लोगों के मुद्दे हैं, इंसानों के मुद्दे हैं, भारतीयों के मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हिंदुओं के भी यही मुद्दे हैं, मुसलमानों के भी यही मुद्दे हैं, सिखों के भी यही मुद्दे हैं, ईसाइयों के भी यही मुद्दे हैं, बौद्धिस्टों के भी यही मुद्दे हैं। तो मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और पॉलिटिकल ड्रामा बंद होना चाहिए। इसमें जो लोग भी इस तरह के बीच बीच में कुछ बयान कंट्रोवर्शियल देकर पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करते हैं, वो सब के सब मुजरिम और दोषी हैं, वो लीडर नहीं हो सकते। तो अभी आप देख रहे थे कि हाफिज गुलाम सरवर साहब ने हमारे तमाम सवालों का जवाब बहुत ही बेबाक अंदाज में दी और ये कह रहे हैं कि अगर जब फिलिस्तीन गलत है तो हिंदू राष्ट्र का नारा भी सही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल ड्रामा ना होकर मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए दी कंट्रा। शुक्रिया।